तो जो भी मार्केट में इस तरह की कम्युनिकेशंस आती हैं, प्रॉपर्टी ले लो या हम बाईबैक कर लेंगे, वाई बाईबैक यार, कोई क्यों बाईबैक कर लेगा? 10 रुपए की चीज बेच करके 14 रुपए में क्यों खरीद लेगा आपसे? तो ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आज मुझे 10 रुपए चाहिए, बाद में मैं खरीदूंगा नहीं, ये मुझे पता है, उसको तो पता नहीं, वो तो धोखे में आ गया। हमारे मोहाली में एक बिल्डर है जो एक प्रोजेक्ट हैंड ओवर नहीं कर पाया अभी ढंग से, और उसके 8-9 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और अभी मतलब आते ही जा रहे हैं उनके नए नए प्रोजेक्ट। फायदा क्या उसका? नाम नहीं ले रहा हूं मैं, पर जिसके हैं वो जानता है इस चीज़ को और वो समझता है इस चीज़ को कि मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा हूँ। और अभी इस वीडियो देखने में 8-10 लोग ये सोच रहे हैं कि पांडे जी हमारे बारे में बात कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हो आप सब लोग ये? आप लोग ये क्यों कर रहे हो यार? 1 प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट, चलो ठीक है, बनाओ, उसको हैंड ओवर करो, डिलीवर करो, उसके बाद अगला प्रोजेक्ट करो। तो मेरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी अनुरोध है कि जब आपको पता है कि इस कंपनी की इतनी पोजीशन नहीं है तो आप उसको लोन क्यों देते हैं? सिर्फ इसलिए कि आपका लोन का टारगेट पूरा हो जाए। तो आपका लोन का तो टारगेट पूरा हो जाता है, लेकिन जब वो हजारों लाखों लोगों के साथ ठगी करके भाग जाता है, तब फिर क्या होता है? फिर आप उस लोन को राइट ऑफ करते हो, और जो आदमी उस समय मैनेजर होता है उसकी इंक्वायरी करते हो, और लेकिन आप सब कुछ करते हो, लेकिन जिसका पैसा डूब गया उसके साथ कोई न्याय होता है? सर, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आज मैं यहाँ चंडीगढ़ और मोहाली के मैंने काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज सर्च किए, काफ़ी देखे, सर्वे किया। तो एक चीज़ नहीं समझ में आती, जैसे कि हमारे दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, एनसीआर रीजन में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट और बिल्डर्स थे जो कि पूरी तरीके से अब डूब गए। तो इसका रीज़न नहीं समझ में आता है कि इतना अच्छा मार्केटिंग, इतना अच्छा नाम होने के बाद भी मतलब ये डूब क्यों जा रहे हैं इतने बड़े बड़े बिल्डर्स? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत कम उम्र में बहुत अच्छी सोच रखते हो। ये बहुत बड़ा सवाल है जो हमारे देश में रियल एस्टेट को लेकर के, रियल एस्टेट सेक्टर को आज तक ये इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं। उसके कई रीजंस रहे, उसमें से वन ऑफ द मेन रीज़न ये है कि रियल एस्टेट की कंपनियां कब बड़ी हो जाएं, कब ज़मीन से एकदम आसमान तक चली जाएं और उसके बाद कब गायब हो जाएं, इसका कोई स्टडी अभी तक प्रॉपर वैसे इंडस्ट्री में हुआ नहीं है। रीज़न इसके 2 हैं। एक रीज़न है जब कोई डेलिबरेटली अपने आप को दिवालिया करना चाहता है, ठीक है, वो मेरे कुछ वीडियोस हैं जिसमें मैं एनसीएलटी वगैरह का जिक्र करता हूँ। लेकिन आपका सवाल बड़ा मुझे जेन्युइन से लग रहा है। मेरे ख्याल से आप ये पूछना चाहते हैं कि असली वजह क्या है, क्यों दिवालिया हो जाते हैं, है ना? सिंपल सी चीज़ है कि एक कॉमन मैन, एक छोटा बिल्डर हो या बड़ा बिल्डर, उन पर भरोसा कैसे करेगा इतनी बड़ी डील करने के लिए? क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक 50 लाख से 1 करोड़ की डील भी बहुत बड़ी एक डील हो जाती है। तो उसमें इतने बड़े बड़े बिल्डर्स को डूबता हुआ देख करके एक नॉर्मल बिल्डर पे कैसे भरोसा करेगा? चलो, तो मैं आज इस वीडियो के मार्फत सबसे पहले तो अनदर व्यू पॉइंट के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिस प्रकार से आप वीडियोस देख रहे हैं और जिस तरह से मेरा वॉच टाइम पूरा एस्केलेट हो रहा है। इसका मतलब आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं, लोगों को समझ में आ गया कि कंप्लीट वीडियो देखना ही एडवाइजेबल है, क्योंकि किस मोमेंट में आदमी क्या चीज़ बता रहा है वो पार्ट में देखने वालों को नहीं समझ में आता है। तो सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स का धन्यवाद करूंगा, उसके बाद मैं मिस्टर अमन जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इतना सेंसिटिव सवाल पूछा है, जो सवाल आज हर आदमी के मन में है कि बिल्डर्स बनते हैं, आते हैं और कब चले जाते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। लेट अस एज्यूम कि हम उन बिल्डर्स की बात कर रहे हैं जो जानबूझ के दिवालिया नहीं हो रहे, जो परिस्थितिवश दिवालिया हो जाते हैं, ठीक है। तो अब नोएडा में जो बिल्डर दिवालिया हुए उसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन जो गलती है वो नोएडा अथॉरिटी की है। नोएडा अथॉरिटी ने ज़मीनें ऑक्शन में दी, ज़मीनें ऑक्शन हुई। ऑक्शन में जो ज़मीन मान लीजिए 100 करोड़ की या 200 करोड़ की थी, वो ज़मीन उन्होंने ऑक्शन में दी। और उस समय ऑक्शन में एक सिस्टम होता है कि जब टेंडर निकलता है तो कुछ एक अर्नेस्ट मनी भरना होता है। तो बिल्डर ने अर्नेस्ट मनी भर दिया, मान लीजिए वो 2% है, हर जगह का अलग अलग होता है। 2% भर के आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। 200 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट है तो 4 करोड़ रुपए चाहिए। तो मैं गया, मैंने मित्तल जी को फ़ोन किया, खन्ना जी को फ़ोन किया, कहते यार इतना बिड निकली है तो आओ चलो भर देते हैं। तो चारों दोस्तों ने मिलकर 1-1 करोड़ रुपए लगाया। एक आदमी के नाम से भरना है, तो उन्होंने उन चारों में से किसी न किसी की कोई कंपनी भी है पुरानी, उसने अपनी उस पुरानी कंपनी के नाम से टेंडर भर दिया। किस्मत अच्छी थी, टेंडर निकल आया। टेंडर निकल आया, ये लोग भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से ठीक थे,
समझने वाली बात है, ठीक है। इन्होंने कहा टेंडर निकला है, लो खाओ मिठाई लो और बजट ढोल। उसके बाद ये हुआ कि चलो अब 10% जमा कर देते हैं, 10% के बाद आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। तो बिल्डर ने इकट्ठे करके, चूँकि 4 पार्टनर एक साथ आए थे, तो उस प्रोजेक्ट में नॉर्मली देखा गया था कि स्टार्टिंग में जब बिल्डर्स आते थे मार्केट में तो वो पार्टनरशिप में ही आते थे, अकेले को किसी को नॉलेज नहीं थी। एक्सेप्शन है वो बड़ी कंपनियां जैसे अंसल थी, यूनिटेक थी, ये लोग जो दिवालिया हुए वो एक डिफरेंट स्टोरी है। तो दोनों मैं आपको बताता हूँ आज। तो नोएडा में और गुड़गांव में क्या है, गुड़गांव में भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे जो किसान से, फार्मर से ज़मीन ली गई, बिल्डर ने ज़मीन खरीदी, रजिस्ट्री कराई, रजिस्ट्री करा के उसमें प्रोजेक्ट बनाया, और प्रोजेक्ट अगर उसने लोन नहीं लिया है अपने फंड से बनाया तो बना करके डिलीवर कर दिया और कुछ दिवालिया नहीं हुआ वहाँ पर। लेकिन जब आपने बैंक से लोन लिया फिर आपने प्रोजेक्ट बनाया तो वो एक कम्युनिकेशन थी। वो लोग भी, कुछ लोग उनमें से भी कुछ लोग दिवालिया हुए, फिर कुछ लोग दिवालिया हुए। बड़ी बड़ी कंपनियां टूट टाट के, उनमें से कोई सीनियर आदमी टूटा निकला कंपनी से किसी वजह से, ईगो क्लैश या समथिंग। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आदमी को लगने लगता है कि अब मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं अपना ही कर लूँ। कंपनी में बहुत प्रॉब्लम होती है मिस्टर अमन कि जब आप सीनियर हो जाते हैं तो आपको लगता है कि आई एम रनिंग द शो। एक्चुअल फैक्ट में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि एक रथ जा रहा था, एक बैलगाड़ी जा रही थी, उसके पीछे एक कुत्ता चल रहा था। तो वो कुत्ता उस बैलगाड़ी के पीछे पीछे चल रहा था, तो कुत्ते को ये लगने लगा कि बैलगाड़ी मैं चला रहा हूँ, ठीक है। किसी ने एक पत्थर मारा तो कुत्ता पत्थर लगने से काएं काएं करके साइड में हुआ। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि बैलगाड़ी तो अभी भी चल रही है, तो उसको समझ में आया कि अरे यार बैलगाड़ी मैं नहीं चला रहा था, बैलगाड़ी कोई और चला रहा था। तो इसी तरह से कॉर्पोरेट्स में हुआ, सीनियर लोग टूटे, 4-5 लोग टूटे, उन्होंने अपनी कंपनी बना ली। कंपनी बना करके उन्होंने सोचा कि अब हम इस बड़ी कंपनी को टक्कर दे देंगे। दी भी एक लिमिट तक दी, लेकिन बाप ही होता है। एस्टैब्लिशमेंट तो एस्टैब्लिशमेंट है। तो अब हुआ क्या कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि जो बड़ी कंपनियां दिवालियां हुई नोएडा वगैरह में, उन्होंने क्या हुआ, ऑक्शंस में लैंड ली, उनको टाइम मिला, उन्होंने 10% देके पोजीशन ले लिया, पोजीशन लेके प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। जब सरकारी ज़मीन खरीद के आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली आपको एनबीएफसी और बैंक भी फंडिंग के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। तो जो पैसे की शॉर्टेज थी वो वहाँ से पूरी हो गई। आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, फर्स्ट क्लास ऑफिस बनाया, क्योंकि इतना ग्लैमर होता है उस समय, क्योंकि आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपको 200 करोड़ की चीज़ 20 करोड़ दे करके आपको उसका कब्जा मिल गया है, पोजीशन मिल गया है, ठीक है। अब आपने नक्शा बनाया प्रोजेक्ट का, आपने बताया कि भाई सपोज ये 4 एकड़ लैंड थी, आपने कहा इस 4 एकड़ में, सपोज एफएआर के हिसाब से आपने कहा कि हम इस 4 एकड़ में 215 फ्लैट बनाएंगे। एक फ्लैट की कीमत आपने रखी 1.5 करोड़। 215 इंटू 1.5 कर लीजिए, तो लगभग ये आ गया आपका 300 साढ़े 300 करोड़ के आसपास। 350 करोड़ में से जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा कस्टमर का, तो उसको कहा 10% पेमेंट देनी है, तो 35 करोड़ रुपए उसने दे दिया आपको कस्टमर ने। लगा कितना आपका? 20 करोड़। अगली इंस्टॉलमेंट आप कहते हो हम आपसे तब लेंगे जब हमारा नक्शा पास हो जाएगा, मैप अप्रूव हो जाएगा। मैप अप्रूव में आप कहते हैं कि हम आपसे फर्दर 10% ले लेंगे, ठीक है। अब उन्होंने मैप सबमिट किया अप्रूवल के लिए, मैप अप्रूव होके आ गया, आपने फिर अगेन 35 करोड़ ले लिया, तो अभी 35 करोड़ आपको फालतू आ गया। अब यहाँ एक तरफ रेरा भी बनाया गया है कि रेरा विल से कि भाई जब तक रेरा नहीं आ जाता तो आप बेच नहीं सकते। ये सब अभी आया है, ये जो कंपनियां दिवालियां होती थी उसके पीछे का रीजन बता रहा हूँ। अब रेरा आने के बाद कुछ कंट्रोल है कहीं कहीं, पंजाब में तो अभी भी नहीं है। पंजाब में रेरा तले अंधेरा, मतलब यहाँ तो रीलॉन्च में ही सब कुछ हो रहा है। तो आपने 70 करोड़ इकट्ठे कर लिए, उसके बाद आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी, फिर आपने 10% मांगा। लगा कितना था आपका? 20। वहाँ अथॉरिटी बोलती है कि आपको हमें पैसा देना है। मान लीजिए कोई अथॉरिटी 5 साल बोलती है, कोई 7 साल बोलती है, लेट अस अज्यूम कि 5 साल बोलती है, तो वो पैसा मांगते हैं 5 साल में, और 5 साल में भी वो 1-2 साल उनको ग्रेस पीरियड दे देते हैं। फर्दर कह देते हैं कि आपको इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि जो आपने 200 करोड़ या तो आप डाउन पेमेंट कर दो। बिल्डर क्यों डाउन पेमेंट करेगा? उसको 9% ब्याज में पैसा मिल रहा है, जो पैसा मार्केट में 12, मतलब मिनिमम 12 और मैक्सिमम 36% ब्याज तक जाता है। आज हमारे मोहाली शहर में कुछ नए बिल्डर हैं जो 3% में ब्याज उठा रहे हैं मार्केट से। मतलब वो ब्याज उठाने का भी तरीका क्या होता है, वो कहते हैं हम आपको एश्योर रिटर्न देंगे, आप हमको 10 लाख रुपए दो, हम आपको 3 साल बाद उसका इतना पैसा देंगे। तो ये एश्योर रिटर्न, बाई बैक पॉलिसी, ये सब एक फ्रॉड है।
बाई बैक पॉलिसी और एश्योर्ड रिटर्न, जहाँ पे भी आपको ये सब सुनने में आया कि कोई बिल्डर आपसे कह रहा है कि आप हमें पैसा दीजिए और हम 3 साल बाद आपको इसका इतने % पैसा वापस करेंगे या आप यूनिट रख लीजिए। यूनिट छोड़ो भैया, वो बिल्डर के पास कुछ है नहीं, वो बिना मतलब हवा में खेल रहे हैं और आपको भी हवा में उछाल रहे हैं। अब उससे हवा में उछल के या तो आप ज़मीन में गिरोगे और आपकी टांगें टूटेंगी, या फिर आप हो सकता है बाई चांस उसकी किस्मत बहुत अच्छी हो, बिल्डर की किस्मत, तो वो प्रोजेक्ट, लेकिन उसके चांसेस 1% होते हैं, 100 में से 1%। तो जो भी मार्केट में इस तरह की कम्युनिकेशंस आती हैं कि आप हमें पेमेंट कीजिए, हम आपको प्रॉपर्टी ले लो या हम बाईबैक कर लेंगे, वाई बाईबैक यार? कोई क्यों बाईबैक कर लेगा? 10 रुपए की चीज़ बेच करके 14 रुपए में क्यों खरीद लेगा आपसे? तो ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आज मुझे 10 रुपए चाहिए, बाद में मैं खरीदूंगा नहीं, ये मुझे पता है, उसको तो पता नहीं, वो तो धोखे में आ गया। बड़ी बड़ी कंपनियां इस जाल में फंसती गई। जब उनके पास पैसा इरफात आया, पैसा फालतू आया, तो उन्होंने आगे ज़मीनें खरीद ली, प्रॉपर्टियां खरीदने लग गए। उनको लगता था कि सब कुछ अच्छा रहेगा, अचानक कोविड आ गया। 2 साल के लिए सब कुछ सन्नाटे में, घरों के अंदर बंद, सड़कों में कुत्ते भी नहीं निकल पा रहे थे, उनको भी डर था कोविड का, इतनी बुरी हालत, सेल बंद। तो वो किले उनके जो है, क्योंकि ज़मीन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सारा पैसा जो बिल्डर, मतलब आपके क्वेश्चन का सीधे जवाब है कि वन ऑफ द रीज़न इज अनप्लान्ड एक्सपेंशन। आपको पास पैसा आया किसी भी मार्फत, किसी भी टेक्निक के थ्रू आया, लेकिन आपने उसको प्लान नहीं रखा। मैं आज की डेट में अपनी बात करता हूँ सर, मैं एक बहुत छोटा मोटा टाइप का इन्वेस्टर हूँ। पहले मैं जब नौकरी छोड़ के आया तो मैं डीलर था, ट्रेडिंग करता था, डील कराने की कोशिश करता था। फिर मैंने देखा कि एक सम्मानित ढंग से समाज में अभी भी हिंदुस्तान में रियल इस्टेट को मतलब वो रिस्पेक्ट नहीं मिली है। आज भी एक डीलर अपनी कमीशन लेने के लिए स्ट्रगल करता है और उसके बाद बड़ी दयनीय सी स्थिति होती है जब आदमी रजिस्ट्री करा के निकल रहा होता है। वो कहता है ठीक है, थैंक यू मिस्टर पांडे, बहुत बढ़िया काम करा दिया, आप कल आइए ऑफिस में तो आपकी भी कमीशन देते हैं। अगले दिन जाओ तो इधर उधर की बातें, फिर कहते देखो वैसे तो हमारा कस्टमर जान पहचान का ही था, रिश्तेदार था, लेकिन चलो फिर भी आपने काफ़ी कुछ किया, हेल्प किया, तो आप ऐसा है 1% तो नहीं, पर हम आपको। तो जब भी हमने इस तरह का देखा लोगों का एटीट्यूड, तो हमें लगा कि नहीं, आई एम नॉट फॉर दैट। सो हमने सोचा चलो लेट अस बिकम इन्वेस्टर। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनके पास फंड्स होते हैं, तो मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा मेरे को नॉलेज है, मैं 15 साल रियल एस्टेट में रहा हूँ और साथ में मैंने अपना एक डेवलप किया। और उसके बाद मैं एक इन्वेस्टर बना, मैंने इन्वेस्टमेंट करानी स्टार्ट करी और उनमें हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब आपको प्रॉफिट आएगा तो आपको इतना % मिलेगा। जो भी इन्वेस्टमेंट हम अपने इन्वेस्टर्स को सजेस्ट करते हैं उसमें हम उनको ये भी कहते हैं कि हम अपना इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और टच वुड मतलब लकली ऐसा हुआ कि जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कराई वहाँ 30-30, 35% तक की रिटर्न हमारे इन्वेस्टर्स को मिली। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी ये ऑफ़र है, अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ, आपको कॉल बुक करानी पड़ेगी। कॉल बुक करके समझना पड़ेगा कि कहाँ की किस इन्वेस्टमेंट के बारे में इस समय हम एक्टिव हैं, और वो समझ करके आप उस हिसाब से आ सकते हैं। बाकी फाइनेंशियल टर्म हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो सर एक ऐसी स्टेज आई कि हमारे पास बड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आने लग गई। अब मैं बताता हूँ दिवालिया कैसे होता आदमी। तो सपोज़ मेरे पास 50 CR का एक कॉर्पस आया कि हमें 50 करोड़ रुपए अलग अलग जगह इन्वेस्ट करने हैं। हमने कहा ठीक है, हमने प्रोजेक्ट शॉर्ट लिस्ट किए और हमने उनकी इन्वेस्टमेंट करा दी। थोड़े दिन बाद हमारे पास दूसरा एक अपॉर्चुनिटी आई। तो हमने अपने इन्वेस्टर से बात की, हमने उनको कहा यार तुम लोन ले लो, चाहे जहाँ से कर्जे पे पैसा उठा लो, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, आप कर लो इसको। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके भरोसे हम कर लेते हैं। तो उन्होंने फर्दर हमारे भरोसे वो इन्वेस्टमेंट्स कर दी। करते 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 एक ऐसी स्टेज आई जब मार्केट का माहौल चेंज हो गया। हमारे इन्वेस्टर्स हमसे फॉलोअप करने लगे कि भाई दो, बेचो हमारा माल। हम माल बेच नहीं पा रहे, तो हमारे पास क्या उपाय है कि हम भाग जाएंगे। बिल्कुल यही चीज़ बिल्डर के साथ हो रही है। बिल्डर यहाँ ज़मीन खरीद लिया, वहाँ ज़मीन खरीद लिया, वहाँ झंडे लगा दिए, वहाँ बयाने कर लिए। मतलब आज तुम साले एक प्रोजेक्ट तो हैंड ओवर नहीं कर पाए हो ढंग से। हमारे मोहाली में एक बिल्डर है जो एक प्रोजेक्ट हैंड ओवर नहीं कर पाया अभी ढंग से, और उसके 8-9 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और अभी मतलब आते ही जा रहे हैं उनके नए नए प्रोजेक्ट। फ़ायदा क्या उसका? नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, पर जिसके हैं वो जानता है इस चीज़ को और वो समझता है इस चीज़ को कि मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा हूँ। और अभी इस वीडियो देखने में 8-10 लोग ये सोच रहे हैं कि पांडे जी हमारे बारे में बात कर रहे हैं,
तो क्यों कर रहे हो आप सब लोग ये? आप लोग ये क्यों कर रहे हो यार? 1 प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट, चलो ठीक है, बनाओ, उसको हैंडओवर करो, डिलीवर करो, उसके बाद अगला प्रोजेक्ट करो। यहाँ से थोड़ा पैसा आया, अभी इतना पैसा है ही नहीं कि आप 50 एकड़ की रजिस्ट्री करा लो। आपने बयाना दे दिया, बयाना देते ही आपने अगले दिन आर्किटेक्ट से नक्शा बनवा लिया, अब मुच्छों में ताव दे के कह रहे हो ऐदा आ रहा है, ऐदा आ रहा है। अरे भैया आ तो रहा है, लेकिन जाएगा कहाँ? डिलीवर कर पाओगे? रजिस्ट्रियाँ करा पाओगे पूरी? सरकार का कोई स्ट्रिक्ट कानून आ गया, कोई सिस्टम आ गया। अभी रेरा चलो पंजाब का उतना एक्टिव नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो एक्टिव होगा। आज सुप्रीम कोर्ट के जज श्री चंद्रचूड़ जी आए हैं, सिस्टम को लगा दिया ना लाइन में पूरा। कोई अभी पिछले 2 महीने के जजमेंट्स देखिए आप, उनके हिला के रख दिया है सारा। तो क्या आपको लगता है कि पंजाब रेरा में कभी कोई सही अफसर नहीं आएगा? जरूर आएगा, जरूर आएगा। और जो पंजाब में ऐसा अफसर आएगा कोई ना कोई, जो किसी भी अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट में झंडे लगते ही झंडे उखाड़ करके फेंकेगा एकदम। तो वो स्थिति आ सकती है। वाई यू आर टेकिंग थिंग्स ग्रांटेड यार? पैसा होता नहीं इनके पास, 4 जगह एक्सपेंशन कर लेते हैं। अच्छा, आप लोगों से क्या गलती होती है कि आप बिल्डर का नाम देखते हो, नाम मत देखो। यहाँ एक बहुत बड़ा बिल्डर था जीबीपी, मोहाली में एक बहुत बड़े बिल्डर थे जीबीपी, गुप्ता बिल्डर एंड प्रोमोटर। दुबई में बैठे हैं अभी इस समय। यहाँ खड़ा है जीबीपी सेंट्रम के नाम से एक प्रोजेक्ट, मतलब बिल्डिंग बनी हुई है अंबाला हाईवे के ऊपर। लोग शीशे उखाड़ ले गए, लोग दरवाजे तोड़ ले गए, क्या फ़ायदा उनसे यार? तो रीज़न क्या है कि डोंट सी द नेम ऑफ द बिल्डर, सी कौन सही है, कितना डिलीवरी का क्या रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे 1-2 बिल्डर हैं, मैं अच्छों का भी नाम नहीं ले पाता हूँ वीडियो में, मजबूरी है कि नाम लूँगा तो लोग कहेंगे कि उनसे बायस्ड हैं हम। कुछ ऐसे बिल्डर हैं जो मतलब अभी यहाँ पे एयरपोर्ट लाइट के पास जब आप जाते हैं PR7 में, आपने देखा होगा, जैसे ही आप टूवर्ड्स पटियाला जाते हो तो एक प्रोजेक्ट आ रहा है बहुत नया, तो नाम नहीं ले सकता बट लोकेशन बता दी, आप जाके देखो। मतलब उनका एक रिकॉर्ड है, एक डिलीवर्ड, फिर दूसरा कंसीव्ड, फिर उसकी प्लानिंग कोई ऐड नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं। हाँ, बहुत ज़रूरी, बहुत लाजमी है कि जो पुराने कस्टमर हैं वो कहते हैं कि यार हमको शुरुआत में ही दे दो कुछ, ताकि हमें कुछ बेनिफिट हो जाए, अप्रिसिएशन। ठीक है, उनसे वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, कोई पैसे नहीं ले रहे। अगर 2 करोड़ की चीज़ है तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो कुछ तो फॉर्मेलिटी होगी, वो फॉर्मेलिटी करके उनको अपना वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और उनका रिकॉर्ड है ये कि वो 4 चीज़ें नहीं करते। तो शहर में और भी बहुत ऐसे डेवलपर्स हैं जिनका काम करने का रिकॉर्ड ही है कि वो चीज़ मतलब पहले डिलीवरी पे विश्वास रखते हैं। अब आपको जो बड़ा स्पेसिफिक सा सवाल था कि दिवालिया हो क्यों जाते हैं? दिवालिया हो इसलिए जाते हैं क्योंकि जिस समय ये ग्लैमर इंडस्ट्री स्टार्ट होती है, जब उनके पास पैसा आना शुरू होता है तो उनको लगता है कि आता ही रहेगा। वो इमेजिन नहीं कर पाते ऐसी परिस्थितियों को जिन परिस्थितियों में सेल्स बंद हो सकती हैं, लड़ाई छिड़ जाए, युद्ध हो जाए। दुनिया भर का चल रहा है, रशिया यूक्रेन, चाइना से भी हमारी टेंशन चल रही है, वहाँ पाकिस्तान भी बहुत बुरी स्थिति में है। आदमी जब सोचता है कि यार मैं तो मर ही रहा हूँ तो चलो फिर मैं लड़ ही लेता हूँ, ठीक। कल को इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो जाए, क्या होगा? सबसे पहले वॉर में रियल एस्टेट इंडस्ट्री डाउन आती है। तो इस तरह के जब माहौल बनने लगता है तो इससे इंडस्ट्री पे भी फ़र्क पड़ता है। इन्वेस्टर्स जो बाहर से आ रहे हैं, जो टूरिस्ट आ रहे हैं बाहर से, जो इतना कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशंस चल रही हैं, उन पे भी प्रभाव पड़ता है। लोग सोचने लगते हैं, मुझे फ़ोन आते हैं। तो बिल्डर दिवालिया इसलिए हो जाता है कि बिल्डर प्लान नहीं कर पाता, उसके पास 100 रुपये होते हैं, वो 2000 करोड़ की चीज़ खरीदने के चक्कर में पड़ जाता है। और उसके बाद जब तक चीज़ें पॉजिटिव चलती हैं, वो फिर सेकेंड रीज़न है बिल्डर के दिवालिया होने का कि अनाप शनाप खर्चे। जैसे आपने देखा होगा, आप तो गुड़गांव से हो, वहाँ का एक इंडिया लेवल का डेवलपर था। मैं इत्तेफाक से उनकी कुछ इवेंट्स में गया हूँ, पार्टिसिपेट किया मैंने उनका देखा भाई कि यार छोटी सी इवेंट है जिसमें आपको प्रोजेक्ट को प्रोजेक्शन देनी है, प्रोजेक्ट की 5 स्टार होटल में किस तरह की पार्टी हुई आप इमेजिन नहीं कर सकते हो यार। मतलब आई नो कि उस पार्टी की क्या कॉस्ट रही होगी, उतनी ज़रूरत नहीं थी। इट कुड हैव बीन डिसेंट फॉर्मेट, बट नो, दे मतलब वो पैसे को उस समय उड़ाते हैं, बहाते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या होता है? जो बिल्डर आज भी कुछ ऐसे बिल्डर्स हैं जिनको लोग बार बार कहते हैं कि सर आप कोई प्लान दे दो, आप कोई टूर दे दो। डीलर्स को मिलता है टूर, जैसे आप 2 फ्लैट बेच दोगे तो आप जाओ दुबई घुमाओ विद फैमिली।
यार ब्रोकर ने बेचा, दुबई घूमने भेज रहे हो, आपको क्या लगता है जो बिल्डर इस तरह से भेजते हैं वो कस्टमर के साथ न्याय करते होंगे? बिल्कुल। आप उनको कमीशन दो, जो उसका जायज़ कमीशन है 1% 2% वट एवर इज़ देयर, वो जायज़ कमीशन आप दीजिए। अब आप उनको दुबई भेज रहे हो विद फैमिली, थाईलैंड भेज रहे हो, तो वो डीलर्स नहीं है, वो तो मतलब एक एजेंट हैं, एजेंट हैं जो कि आपकी बर्बादी के एजेंट। तो जो कंपनियां इस तरह से प्रमोट करती हैं अपने बिजनेस को, जो मार्केटिंग को इस सेंस में लेके जाती हैं, इसकी वजह से रियल एस्टेट बदनाम है। इसकी वजह से हाँ, स्कीम्स वगैरह दे देते हैं और अनाप शनाप पैसा बर्बाद करते हैं। वही पैसा आप प्रोजेक्ट में लगाओ, वही पैसा, लेकिन उनकी पहले से ही प्लानिंग होती है कि माल बिक जाए, पैसे आ जाएं तो मैं आगे कहीं लगा दूं, फिर वहाँ प्रोजेक्ट लेके आऊँ, वो बिक जाए, फिर मैं कहीं आगे लगा दूं, फिर आगे लगा दूं, फिर आगे लगा दूं, फिर आगे लगा दूं, फिर एक दिन उसको हिचकी आती है, वो मर जाता है। उसके बाद वो बाप मर जाता है, फिर जो बिल्डर के बेटे हैं वो संभाल नहीं पाते, उनको पता ही नहीं होता कि हमारे बाप ने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करी थी। फिर वो कंपनी धीरे धीरे रिस्ट्रक्चर होती है, उसके जितने एम्प्लॉय होते हैं सब, जहाज डूब रहा है, सब लोग अपना, जिसके हाथ में हैंडल आया वो हैंडल लेके कूद जाता है, जिसके हाथ में कुर्सी आई वो कुर्सी लेके कूद जाता है, और थोड़े दिन बाद वो जहाज खंडहर बन के समुद्र के नीचे चला जाता है। और इतना नीचे चला जाता है कि कुछ दिन तक तो लोग उसको ढूंढते हैं जो अपने NCLT रिवल्टी में जाते हैं, फिर फाइनली आदमी सोचता है कि चलो डूब ही गया है, अब दोबारा से ज़िंदगी को जीना चालू करें। तो आपको प्रिकॉशन ये लेना है कि डू नॉट सी द ग्लैमर। प्रोडक्ट देखो, फिनिशिंग देखो, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी देखो। जो भी रेडी टू मूव नहीं है, जो भी कागज में बिक रहा है, मत खरीदो उसको, मत खरीदो, चाहे जितना बड़ा बिल्डर हो। डोंट बाई थिंग्स ऑन पेपर, बाई थिंग्स ऑन ग्राउंड विच आर विजिबल, विच आर टेंजिबल, विच यू कैन गो एंड सी। इट मे बी कॉस्टली, इट मे बी, जब पेपर में कोई चीज़ मिलती है तो 40 रुपए की मिल रही होगी, वही चीज़ उसके बगल में अगर बनी हुई है तो 55 रुपए की मिल रही होगी। बिल्कुल। यहाँ अमन जी समझने वाली बात है कि 40 रुपए की चीज़ 3 साल बाद बनेगी। बिल्कुल। तो अगर आज आप इनको 40 रुपए देते हो, ठीक है, ठीक है, चलो डाउन पेमेंट करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो ये 36 रुपये अगर आप इनको आज देते हो, 3 साल बाद ये 36 रुपये की वैल्यू क्या होगी? वही जो कम से कम 55 रुपये, 55 रुपये हो जाएगी। तो वो 55 की रेडी वाली खरीद लो ना यार, बिल्कुल। क्या दिक्कत है उसमें? आपको एप्रिसिएशन भी चाहिए, अरे एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन सब ठीक है। अभी एयरपोर्ट रोड में 1-2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 1.5 साल हो गए उनको लॉन्च हुए, अभी वहाँ खुदाई नहीं चालू हुई, कस्टमर के फ़ोन आते हैं, हम बेचारों के फ़ोन उठा नहीं पा रहे हैं इस समय, उनके फ़ोन आते हैं कि हमारी यूनिट बिकवा दो। अरे किसको बिकवा दें यार, कुछ बना हो तो बिकवा दें ना, तुम्हारा कागज़ कैसे बिकवा दें हम? क्यों खरीदा? हमने आपको जो भी चीज़ बेची है वो हमने वो बेची है जो बनी हुई है। बिल्कुल। अब जहाँ पे सिर्फ कागज़ और कागज़ से कागज़। और आपका कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो, मतलब मैंने आपको बताया मेनली बिल्डर दिवालिया होते हैं। 3 रीज़न है, ओवर एक्सपेंशन, औकात है नहीं, जरूरत से ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा अनप्लानिंग, प्रोजेक्ट लाते जा रहे हो, स्टाफ ही नहीं हायर कर रहे हो यार। बिल्कुल। 10 प्रोजेक्ट हो गए हैं, एक ही प्रोजेक्ट का स्टाफ 10 के 10 प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है, तो यार बर्बाद तो हो गई। क्योंकि अच्छा, स्टाफ भी कंप्लेन नहीं करता क्योंकि उनको इंसेंटिव मिलते हैं, वो चाहता है कि नया स्टाफ आए ही ना। बिल्कुल। क्योंकि हाँ, मतलब उनको इंसेंटिव मिलता है, वो सेल करेंगे तो उनको इंसेंटिव मिलेगा, जब नया स्टाफ आ जाएगा तो इंसेंटिव उनको चला जाएगा। तो स्टाफ को कष्ट तो बहुत होता है, दिक्कत बहुत होती है उनको काम करने में, पर वो बोलते नहीं है, उसके पीछे उनका एक खुद का भी निहित स्वार्थ होता है। वो कहते हैं कि यार, मन में सोचते होंगे कि शायद नया स्टाफ आएगा तो हमको क्योंकि अभी जब काउंटर से बिक रहा है तो हम ही 4-5 लोग बैठे हैं, तो हम ही लोग कर रहे हैं, तो ये एक रीज़न हो जाता है। थर्ड है एक्सपेंडिचर, जब आपके पास पैसा आ रहा होता है तो आप उसको कंट्रोल ही नहीं करते हो। मेरी पॉलिसी है कि अगर सपोज मैंने कोई चीज़ खरीदी, मैं जब उस चीज़ को खरीदता हूँ, सपोज उसकी कीमत है 25 लाख, मेरे पास पहली बात तो मेरे पास फंड होना चाहिए 25 लाख का। मैं बार्गेन करता हूँ, नेगोशिएट करता हूँ, उसके बाद सपोज उसकी कीमत सेट होती है 22 लाख में। मुझे वो कहते हैं कि ठीक है 22 लाख में आपको दिया, आप 10% पेमेंट दो। मेरे पास लेकिन 22 लाख 25 लाख होता है। अब मुझे लगा कि मेरे पास कुछ थोड़ा सा बच रहा है मेरा पैसा, या मुझे टाइम मिल रहा है कि मैं 25 लाख को अभी इनको भी 1 साल में पेमेंट देनी है, तब तक मैं उस 25 लाख को कहीं और यूज़ कर सकता हूँ। मैं जो दूसरा प्रोजेक्ट देखने जाता हूँ, सपोज उसकी भी कीमत 25 लाख है, वहाँ भी उसी तरह का शेड्यूल है।
तो मैं उसमें तभी हाथ डालता हूँ जब आई एम डैम श्योर कि मेरा ये 25 लाख का चीज़ प्रोडक्ट जो है जो मैंने पहले खरीदा है या तो वो बिक जाएगा या ये ट्रांजिशन के पीरियड में बिक जाएगा। अगर मुझे 1% भी डाउट होता है कि ये नहीं बिकेगा तो मैं थर्ड एजेंसी को इन्फॉर्म करके रखता हूँ कि भाई यहाँ मैं ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, क्या आप मुझे एश्योर कर सकते हो कि अगर इन केस ऑफ एनी अनसीन इंसर्जेंसी आप मुझे फंडिंग कर दोगे? वो कहते हैं हाँ कर देंगे, तो मैं हाथ डालता हूँ। नहीं तो मैं कभी हाथ नहीं डालता हूँ, नहीं तो वो भी 25 लाख गए, क्योंकि भविष्य का कुछ पता नहीं। बिल्कुल। वार का एग्जाम्पल दिया, कोविड अभी आपके सामने होके गया है, तो इस तरह की अनसीन सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं। इंडस्ट्री का वैसे ही मॉरल डाउन हो जाता है। अभी इस समय स्टॉक मार्केट गिर रहा है, वहाँ अदानी साहब इंडियन बैंक रिपोर्ट की वजह से अफेक्टेड हैं, उसके ऊपर अभी और भी बहुत चीज़ें खुल सकती हैं। सरकार सिस्टम में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब कभी भी अचानक सामने आती हैं, उससे मार्केट के सेंटीमेंट्स गिर सकते हैं। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, एज ए कस्टमर आप लोगों को ये देखना चाहिए कि हम सेफ फूटिंग में पैर रखें, कच्ची ईंट में नहीं पक्की ईंट में पैर रखो। मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कच्ची ईंट में पैर मत रखो। क्यों? रख दो, धंस जाएगा अंदर और सारा लग जाएगा उसी में, फिर पैर साफ करते रहना अपना ज़िंदगी भर, उसके बाद भी जूता उतना साफ नहीं होगा जितना नया था। पक्की ईंट में रखो, पार कर जाओगे। ठीक है, तो ये रीजंस होते हैं जनरली। और फिर एक दूसरा रीज़न होता है, जब मैं प्लान करके, मेरी प्लानिंग होती है और मैं चाहता हूँ कि अब मैं दिवालिया हो जाऊँ, वो एक अलग स्टोरी है, वो एक लंबी स्टोरी है, अभी हम उसके ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। आपने देखी थी मूवी खोसला का घोंसला, उसी तर्ज पे हम एक एजुकेशनल रियल एस्टेट मूवी प्लान कर रहे हैं। अभी उसका टाइटल, अभी उसका नाम हमारे स्क्रिप्ट राइटर जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही वो फाइनल होती है हम उसकी ऐड स्टार्ट करेंगे और आप लोग उस मूवी का इंतज़ार करें, आप लोगों को पूरा आनंद आएगा। उसमें हम आपको लाइव दिखाएंगे कि किस प्रकार से एक बिल्डर या किस प्रकार से एक बिजनेसमैन स्टार्टिंग से प्लान करता है कि मुझे लोगों का पैसा लेके भागना है। और NCLT कानून का, NCLT एक कानून नहीं है, कानून तो IBC है, NCLT एक कोर्ट है। तो ये जो IBC का जो नया सिस्टम आया है उसका दुरुपयोग कैसे करते हैं, और हमारा अफसोस है कि मतलब हमारा सिस्टम उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और हज़ारों लाखों की संख्या में, मतलब तुम्हारे गुड़गांव नोएडा में, मुझे बहुत दुख होता है जब फ़ोन आते हैं और बताते हैं कि सर हमने 80 लाख दे दिया है, फ्लैट अभी तीसरे माले तक पहुंचा है, कंपनी दिवालिया हो गई है, अब हमारा क्या होगा, किसी ने टेक ओवर कर लिया है तो अब हमारा क्या होगा। रियली इट इज़ पैथेटिक टू लिसन ऑल दोज थिंग्स, बट दिस इज़ द रियलिटी। तो मुझे उम्मीद है कि आप बेसिक समझ गए होंगे कि कंपनियां दिवालिया क्यों होती हैं। जब एक जेन्युइन कंपनी दिवालिया, कंपनी क्या यार, एक आदमी दिवालिया हो जाता है। बिल्कुल। आप नॉर्मल आदमी को ले लो, मेरे एक दोस्त हैं जो मतलब एक समय पे किसी कंपनी में बहुत बड़े ओहदे पे हुआ करते थे, लेकिन जब वो छोटे ओहदे में थे तो भी औकात से ज़्यादा खर्चा करते थे। जब वो बड़े ओहदे में चले गए तो औकात छोड़ दीजिए, मतलब फिर वो जब भी यहाँ मतलब कहीं भी आते थे तो फिर JW मेरिट से नीचे बात नहीं करते थे। और मान लीजिए कुछ खाना पीना है तो यार ठीक है, कोई ज़रूरी है वहीं JW मेरिट में बैठ के खाना, तो नहीं। लेकिन अब वो खर्चा करते चले गए, अचानक वो कंपनी ही डूब गई, उनकी जॉब चली गई, फिर वो छोटी कंपनी में आए, फिर छोटी कंपनी में आए, फिर वो एक ऐसी, लेकिन खर्चा करने की जब आदत पड़ जाती है ना तो वो आदत नहीं चेंज होती। फिर वो लोन लेने लग गया, उधार लेने लग गया लोगों से, और उधार लेकर के मुझसे ही उधार, आपसे उधार लेता था, और आपको ही वो शिवास रीगल की पार्टी करता था। आपसे 5,000 उधार लिया, 2,000 की दारू पिला दी। हुआ क्या, थोड़े दिनों बाद लोगों ने उससे मिलना जुलना बंद कर दिया, थोड़े दिन बाद वो डिप्रेशन में चला गया, और फिर उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। करोड़ों लोगों का उधार लेकर के चला गया। तो लोग कहते हैं कि यार उसने क्यों सुसाइड किया। अरे बेवकूफ़ों, तुम लोगों की वजह से किया। जब तुमको पता था कि उसकी स्थिति नहीं है वैसी, तो उसको नहीं देना चाहिए था उधार। तो मेरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी अनुरोध है कि जब आपको पता है कि इस कंपनी की इतनी पोजीशन नहीं है तो आप उसको लोन क्यों देते हैं? सिर्फ इसलिए कि आपका लोन का टारगेट पूरा हो जाए। तो आपका लोन का तो टारगेट पूरा हो जाता है, लेकिन जब वो हजारों लाखों लोगों के साथ ठगी करके भाग जाता है तब फिर क्या होता है, फिर आप उस लोन को राइट ऑफ करते हो, और जो आदमी उस समय मैनेजर होता है उसकी इंक्वायरी करते हो, और लेकिन आप सब कुछ करते हो, लेकिन जिसका पैसा डूब गया उसके साथ कोई न्याय होता है। और हमारे देश में तो ऐसा कानून बनना चाहिए, जैसे एक पेड़ की डाली काटने पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मृत्यु की सज़ा देता है, इसी तरह से हमारे देश में कानून बनना चाहिए कि अगर कोई किसी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड करता है उसको मतलब कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे देश का सारा माहौल चेंज हो जाएगा अगर हम फाइनेंशियल फ्रॉड को सीरियसली लें। फाइनेंशियल फ्रॉड को सिस्टम सीरियसली ले ही नहीं रहा, क्योंकि सिस्टम भी फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहा है।
गमाडा में जो ऑक्शंस हो रही हैं या जो नोएडा में ऑक्शंस हुई हैं, क्या इन लोगों को पता नहीं है कि क्या करेंगे बिल्डर? सब सरकार को पैसा चाहिए, स्टेट को पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? ज़मीनें बेच के आएगा। ज़मीनें बेचना लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए। रोज़गार दो, कुछ और दो, ज़मीनें बेच के पैसा हुआ ना, लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए। किसी भी घर परिवार की ये लास्ट ऑप्शन होती है। क्या हमारे सिस्टम की ये लास्ट ऑप्शन नहीं हो सकती? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ।